हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए, अभी तक जो है हम लोग 6 या 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जीएस के, और आपको आने वाले समय में आपको पर डे एक सेट पेपर मिल ही रहा है आपको। साथ में इसके अलावा हम लोग एक पूरा एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, पूरा एमटीएस का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मैथ का पोर्शन होगा, रीजनिंग का पोर्शन होगा, जीएस का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको वन वर्ड का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ईडीएम और इनके सबके इंग्लिश में वोकैब का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उसको देखिए और साथ में साथ दीजिए। वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो नए लोग जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन लोगों को देखिए ये पीडीएफ चाहिए है, सारे के सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, जो कि आप वहाँ से ले सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है? दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, योगा एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो कौन सी है? तो देखो, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। देखो, ये समय कितना लेती है? ये लेती है 82 घंटे 50 मिनट। ठीक है, और दूरी कितनी तय करती है? ये 4200। ठीक है, ये 4200 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी, और 82 आवर और 50 मिनट, ये इतना समय लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? या ये कह लीजिए कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? चलिए, सत्येंद्र नाथ बोस, हरिश्चंद्र, एम.एस. स्वामीनाथन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो देखो, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, और बाकी हरित क्रांति 1960 के दशक में जो है नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, उनको जो है विश्व में, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनको विश्व में कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए ये मेन था कि जो समझने वाला, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। किस में हुए थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में या बम्बई विश्वविद्यालय में? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन में समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के रूबरू हुए थे। किस में? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि जिसको बीएचयू के नाम से जाना जाता है, ये पहली बार जनता से रूबरू हुए थे। ठीक है, बाकी बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। ठीक है, कब की गई? 1916 में ही की गई है। गांधी जी वापस भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह कब किया था? यानी कि जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? तो 1917 में सबसे पहले बिहार में जो है इन्होंने सत्याग्रह किया था। किसके लिए? नील की खेती के लिए किया था। ठीक है, और गांधी जी को जो सर्वप्रथम है जो राष्ट्रपिता था वो किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी से यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ें मुझे याद रह सकती थी या जो मुझे याद है वो मैंने आपको बता दी। चलिए, 4 नंबर में, वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया था और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली थी। ठीक, चलिए, कब खोला गया था? स्वेज नहर की बात हो रही है कि किस सन में उसे खोल दिया गया था। चलिए, 1896 में, 1869 में, 1886 में और 1878 में, 1888 में। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जिनको मैं अलग कर लूँ या उसको बना लूँ। ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पिछला सेट पेपर अगर आपको याद होगा, शायद पिछला या पिछले से पिछला वाला, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ ये पढ़ाई थी कि ये जो स्वेज नहर थी ये किस सन में खोली गई थी। तो वहाँ पे स्वेज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तब क्या था? 1869 में।
ठीक है। चलिए, इसकी लंबाई कितनी है सुएज नहर की? लगभग 164 किलोमीटर की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर खाली जगह लिखा हुआ है। खाली जगह एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी कि द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। मेन चीज़ ये पड़ जाती है कि यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कैसियोपिया, ड्रैको, ओरियन या उर्सा मेजर। तो जो तारामंडल है जिसे शाम के समय ही देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? ये ओरियन तारामंडल है। कौन सा? ओरियन। ठीक है, जिसे शिकारी तारामंडल के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, इसमें तो खैर इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। 1945, 1946, 1944 और 1943। तो देखो, यूएन के बारे में कल के सेट पेपर में ही मैंने बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर की थी कि यूएन क्या है, कब बना था, कैसे क्या हुआ, सब कुछ मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तब मैंने आपको बताया था, पूरी डेट भी बताई थी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन जो है वो मतलब कह सकते हैं सामने आया था। ठीक है, और बाकी तो जहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको वहाँ पे कल बताई थी। बाकी ऐसा देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे इसके ये क्वेश्चन नहीं आया था कि मतलब, लेकिन मैंने इसको आपको एक्स्ट्रा में बताया था कि जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ और था वहाँ पे। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइसेस है? इनपुट का मतलब होता है जिससे हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें इनपुट में काउंट होती हैं। तो देखो 7 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि ओसीआर जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्टर, ठीक है, हेडफोन और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो प्रोजेक्टर होता है टीवी का काम करता है। टीवी हमारी आउटपुट डिवाइस। हेडफोन आपको साउंड देता है। साउंड जितने भी होते हैं चाहे जिस भी रूप में हो, वो आपके सब आउटपुट डिवाइस। इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है? आपको किसी चीज़ पे प्रिंट छाप देता है और वो आपके पास पहुंच जाता है, यानी कि आप उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हो जाती हैं? आउटपुट। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आपने एक मशीन लगाई जिसने उसको रीड किया और रीड करके उसको बताया कि क्या है ये, तो ये हो जाएगी आपको इनपुट डिवाइस हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था। कब? 1961, 1960, 1962, 1959। ठीक है, चलिए तो भाई देखिए जब महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग हुए थे, ठीक है, ये पहले एक में ही थे, ठीक है, फिर उसके बाद में ये दोनों जो हैं अलग हो गए थे। ठीक, तो ये कब हुए थे? 1960 में। और जो गुजरात राज्य था ये 15वां राज्य बना था। ठीक है, गुजरात जो है भारतीय संघ का तब 15वां राज्य बना था। और नए राज्य बनाने, उसकी सीमा को चेंज करने, ठीक है, या परिवर्तन करने जो संसद का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में ये चीज़ कही गई है। ठीक है, कि नए राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें? कौन कर सकता है? एक तो संसद कर सकती है, दूसरा अनुच्छेद 3 में किया जा सकता है। ठीक, बाकी 1961 में जो है वो दमन और दीप को जो है, गोवा दमन द्वीप को जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। लेकिन 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन 1961 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में लिखा है, खगोलीय भौतिक विज्ञानी खाली जगह ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्हें 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया। कौन? एलन मस्क, ये तो अभी के हैं, योहानेस केपलर, यूजिन पार्क, कार्ल सेगन। तो देखो, ये जो अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया 1958 में, सर्वप्रथम पवन और अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था, तो ये यूजिन पार्कर थे। कौन थे? यूजिन पार्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर देखिए, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, कौन सी थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। तो कौन सी थी? चलिए भाई, तो बताइए कौन सी जो है स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 फिल्मों के नाम तो सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। ठीक, लेकिन बाकी आपने यहाँ पूछा है स्वदेश निर्मित। देखिए, पहली रंगीन फिल्म अलग चीज़ है, लेकिन स्वदेश निर्मित फिल्म ये अलग चीज़ है। तो स्वदेशी निर्मित फिल्म जो थी वो किसान कन्या थी। ठीक है, और इसके जो निर्देशक थे वो अर्देशर ईरानी करके थे। ठीक है, अब रही बात आलम आरा क्या है, तो ये पहली बोलती फिल्म है। क्या है? ये पहली बोलती फिल्म है। कब थी? 1931 में। ठीक है, और उसके अलावा एक जो ये किसान कन्या जो थी ये 1937 में आई थी। और ये जो बात आती है राजा हरिश्चंद्र, ये जो है हमारे भारत की जो पहली फिल्म थी। ठीक है, भारत की प्रथम फिल्म जो जिसको नाम दिया जाता है वो हरिश्चंद्र थी, जिसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आप लोग याद रखेंगे। और बोलती फिल्म आलम आरा थी। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था? तो ये तो खैर सरल क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या D। चलिए आप लोग नाम लिख के बताइएगा कमेंट में कि जो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए 12 नंबर, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है कहलाती है। उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोज्य वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। तो 12 नंबर में क्या कहलाता है? जो ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो जब अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने की बात उसने कह दी के लिए लाया जाता है, तो वो क्या होती हैं? ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं ये एक वैकल्पिक वस्तुओं के रूप में जाना जाती हैं। ठीक है, ये आपको मतलब ये किसी चीज़ की अन्य की पूर्ति करने के लिए ये नहीं होती हैं, मतलब ये अन्य वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये मध्यवर्ती या कह सकते हैं उत्पादक माल के रूप में भी जानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बहुत सरल क्वेश्चन है। केवलादेव घाना देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे पड़ता है? चलिए देखते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या मिजोरम। तो केवलादेव जो है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केवलादेव राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और बाकी इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1981 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब मिला था इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और इसे जो है यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। ये 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे ऐसा कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए 14 नंबर देखिए, 1916 में के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? ब्रिटिश कम्युनिस्ट या मुस्लिम लीग या स्वराज पार्टी ने। तो किसने प्राप्त किया था? यानी कि 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया गया था। तो यानी कि किसके लिए किया गया था? ये मुस्लिम लीग के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये लखनऊ समझौता में नरम। ठीक है, तो ये इसको क्या जाना जाता है? कांग्रेस लीग समझौता, इसको लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो कौन कौन थे? तो जिन्ना और तिलक थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, 1915 में महात्मा गांधी के स्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, केन्या से या यूएसए से? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। कहाँ से आए थे? ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, और उसके बाद 15 के बाद में इन्होंने क्या किया था? 17 में
ये चंपारण चले गए थे, वहाँ नील की खेती के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, जो इनका पहला सत्याग्रह था। ठीक, चलिए 16 नंबर, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। तो जो सोनार की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। किस में दे रखा है? पहले ऑप्शन में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। म्यूनिख, स्टुटगार्ट, हनोवर या रूर। तो जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। किसके क्षेत्र पर? म्यूनिख के, स्टुटगार्ट पे या हनोवर के या रूर के। तो ये किस पे करता है? तो भैया ये रूर पे करता है। किस पे? रूर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, भारत का बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में के सहयोग से हुई थी। अभी मैंने जो परसों वाला शायद सेट पेपर कराया था, मैंने आपको बताया था कि ये किसकी किसकी वजह से हुई थी, बोकारो किसकी वजह से हुई थी। ये वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैंने उसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे बताया था कि बोकारो जो है वो रूस की सहायता से हुआ था, सोवियत की सहायता से। ठीक है, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से ये स्थापना हुई थी। ठीक है, यह वहाँ पे मैंने ये बताया भी था। और बोकारो संयंत्र है कहाँ पे? ये झारखंड में। हाँ, ये वहाँ पे अब देखो समझ में आया। वहाँ पे जो क्वेश्चन पे बात हो रही थी बोकारो, मुझे उस दिन नहीं याद आ रहा था कि बोकारो किस स्टेट में पड़ता है। तो बोकारो कहाँ है? झारखंड में। किसकी सहायता से बनाया गया था? तब मैंने वहाँ पर ये नहीं ध्यान आ रहा था कि बोकारो है कहाँ पर। तब मैंने बताया था कि ये बनाया रूस की सहायता से गया है, लेकिन ये है कहाँ पर आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा। बट आप लोगों ने कॉमेंट नहीं किया, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बोकारो झारखंड में है और ये रूस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, और ये एक लौह संयंत्र जो है। चलिए फिर आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? चलिए पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा? CPU, USB, रैम या रोम? अच्छा देखो, CPU होता ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, रैम भी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम भी रीड ओनली मेमोरी। ये तो इसके पार्ट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सीरियल बस USB ये इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, किसका पार्ट नहीं होता है? पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। बाकी आप इसकी मदद से कुछ और काम होते हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन ये उसका भाग नहीं होता है। चलिए 20 नंबर, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? चलिए, स्वच्छ एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करके जीवन स्थितियों में सुधार लाना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में निवास के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति बनाना, उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, स्मार्ट शहरों को चिन्हित एवं निर्मित करके भारत का विकास करना। देखो, उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है कि भैया जब उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, अगर ग्रामीण भारत का विकास होता है तो भारत का अपने आप विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर में क्या है लिखा हुआ है, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉनों की खोज। अब इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज तो ये टॉमसन ने की थी। तो इन्हीं को जो है 1906 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक होता है ईंट पर नाच। तो ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, टा से क्या होता है? टॉमसन। ठीक है, पर से पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, फिर नाच तो यानी कि ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ठीक, तो ये ऐसे बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप चाहो तो अपने आप से याद कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? लिखा है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो पहला कब था? 1957, 1923, 1930 या 1936 में? तो जो पहला रेडियो कार्यक्रम था वो 1923 में सबसे पहले जो है प्रसारित किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? रेडियो क्लब के द्वारा पहले बार प्रसारित किया गया था। ठीक है, चलिए, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे, कौन थे? चलिए देखते हैं। तो JB कृपलानी, जगजीवन राम, JC शाह या मोरारजी देसाई। तो जो यहाँ पे सन दे रखा है 1977 से 1979 तक, तो ये जो भारत के
अच्छा, उप प्रधानमंत्री दे रखे हैं भाई, मैं सोचूं इसमें प्रधानमंत्री किसी का तो नाम ही नहीं दे रखा है। तो भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 के बीच जो हैं वो कौन थे, तो वो जगजीवन राम थे। कौन? जगजीवन राम। अब तक जो है कितने, 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें आपके एक ये लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, ठीक है, ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक, चलिए 25 नंबर देखिए। जो उप प्रधानमंत्री है, ऐसा कोई पद का सृजन है नहीं जो आपसे कह दिया जाए नहीं ये होना ही होना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री होगा जरूरी नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री होता है उप मुख्यमंत्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसको एक दर्जा दे सकते हैं, ऐसी कोई वो भी प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए 24 नंबर देखिए, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए देखिए किससे संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल का भुगतान करना, वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्व भुगतान, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का पश्च भुगतान। तो ये क्या होता है, ई बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। 25 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्थित है द हेग, ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन। तो देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पड़ेगा, द हेग में, ठीक, कहाँ पड़ता है, द हेग में। अच्छा, द हेग है कहाँ भाई, ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। चलिए सिक्किम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का या अरुणाचल प्रदेश का। देखो जब 2011 के अनुसार की बात कर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो जनगणना हो नहीं पाई, तो वो अगली जो अब 23 में या 24 में जो भी कराएंगे, वैसे 23 में कराने का था, मई जून में, देखो होती है कि नहीं, बाकी वैसे 22 में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पूछा है, ठीक है। तो सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसका है सबसे कम, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। कितना है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं सिर्फ यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए बढ़िया जगह है, कम लोग रह रहे हैं, ये तो नहीं मार घसर पसर दिल्ली की तरीके से सब घुसे पड़े हुए हैं। चलिए 27 नंबर, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जल तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है, छोलिया, लावनी, घूमर, कत्थक। देखो सबसे पहली बात, लावनी आपको पता है कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। घूमर कहाँ होता है, राजस्थान। कत्थक आपको पता है यूपी। फिर बचा क्या, छोलिया, यही उत्तराखंड राज्य का जो है ये एक नृत्य है, ठीक। ये जब मैंने नृत्यों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक। बाकी आप लोग अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लोक नृत्य के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, बहुत ज़्यादा लोक नृत्य हैं, बहुत आसानी से आप लोग उसे याद कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर, इसरो में चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को में प्रक्षेपित किए, इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया है। कब किया गया था ये प्रेषित, 2008, 6, 7 या 9 में। देखो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 की बात की जा रही है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक सन पता होना चाहिए कि हाँ किस सन में ये किया गया था। तो ये कब किया गया था, 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। बाकी क्या इसके ऊपर बातें थीं क्या नहीं थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए जब भी कभी ये यान से रिलेटेड किसी के ऊपर बात होती है तो वो रिसेंट करेंटली बात होती है, इतनी ज़्यादा पुराने डीपली में नहीं जाते हैं, ठीक है। बाकी ये कब प्रेषित किया गया था, ये भारत का पहला चंद्रयान मिशन था, ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रेषित किया गया था, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था उसके जो है नक्शे बनाना था सतह के, और पानी की तलाश करना था जो इसका मेन था, ठीक है। बाकी हीलियम की तलाश करना जो है, 3-4 चीज़ें भेजी गई थी जिसमें नक्शा बनाना था, पानी की तलाश था, हीलियम की तलाश करना, ये इसका मेन काम था, ठीक है। और PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था, PSLV C11 के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आज के आपके जो प्रैक्टिस सेट में 28 क्वेश्चन थे, ये सारे 28 के 28 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपलब्ध होंगे, और आपको जो है वहाँ पे एक
जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें 25, 30, 28, 27 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने होंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए। देखिए आपको यहाँ से आपकी पूरी जीएस जो है पूरी तैयार कर दी जाएगी। आप लोग इससे निश्चिंत रहिए क्योंकि यहाँ से आपको पूरी जीएस मिल जाएगी। और आप अगर डेली डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हैं जो आपको बार बार आएंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में कमेंट भी कीजिएगा। और दोस्तों जितने भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे वीडियोज़ देखते रहें, आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। क्योंकि हम लोग आने वाले समय में हम लोग इसका एक प्रैक्टिस सेट भी पूरा टोटल फुल प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो भी 1 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, वो आपको वहाँ पे पूरा फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग उसके साथ बने रहिए बिल्कुल। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।